अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रकृति चित्रण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवां। बाह्य जगत के चित्रण में प्राकृतिक वर्णन में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक मनोरम नाटक की रचना की है। वह साहित्य जगत में अद्वितीय है। इनके प्राकृतिक वर्णन में इतनी सजीवता है, इतनी रमणीयता है तथा इतनी भव्यता एवं स्वाभाविकता है कि पाठकों और श्रोताओं के मन बरबस ही इसमें रम जाते हैं। पंडित बलदेव उपाध्याय ने कालिदास के प्रकृति प्रेम एवं साधना का मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा है कि कालिदास प्रकृति देवी के प्रवीण पुरोहित थे। उनकी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सावधानता से हृदयंगम किया था। उनके प्राकृतिक वर्णन इतने सजीव हैं कि वर्णित वस्तु हमारे नेत्रों के सामने नाच उठती है। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मार्मिक अंश ग्रहण करना कालिदास की महती विशेषता है। मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का मंजूल संपर्क तथा अद्भुत एक रास्ता दिखाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुटित होने वाले हृदय को पहचाना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आद्योपांत कोमल एवं सरस प्रकृति का भव्य वर्णन मिलता है। उनकी शकुंतला वस्तुतः प्रकृति कन्या ही है। वह प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में उत्पन्न हुई। प्रकृति ने ही उसका पालन पोषण और श्रृंगार प्रसादन किया तथा उसका अधिकांश जीवन भी प्रकृति की गोद में अर्थात तपोवन में ही व्यतीत हुआ। तपोवन के वातावरण में पली हुई शकुंतला जिस समय आश्रम के वृक्षों को सींचती हुई हमारे सम्मुख आती है, उस समय आश्रम वृक्षों के प्रति शकुंतला का स्नेह ऐसा जान पड़ता है मानो वे उसके सगे कुटुंबी ही हों। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में महर्षि कणव पति दुष्यंत के यहाँ जाती हुई शकुंतला को निर्दिष्ट करके वृक्षों की ओर देखते हुए कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति युष्मासु अपीतेषु या नादते प्रिय मंडनापि भवतान स्नेहेन या पल्लवम। आद्य व कुसुम प्रसूति समय यस्या भवति उत्सव सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वे अनुज्ञायताम। अर्थात आप लोगों को जल पिलाए बिना जो शकुंतला पहले जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी, आभूषण प्रिय होते हुए भी जो आप लोगों के प्रति स्नेह के कारण नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी, आप लोगों के प्रथम पुष्प निकलने के समय पर जिसका उत्सव होता था, वही यह शकुंतला पतिगृह जा रही है। आप सभी लोग अनुमति प्रदान करें। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला का वनस्पति जगत से प्रेम प्रदर्शित किया गया है। यह पद्य कालिदास के स्वाभाविक प्राकृतिक प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोकिल रवम सुचित्वा अनुमत गमना शकुंतला तरोभियम वनवास बंधु भी पर व्रत विउतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एबी ईदृशम। जब कणव मुनि तपोवन के वृक्षों से शकुंतला के प्रस्थान की अनुमति मांग रहे थे, उसी समय शारंग्रव वृक्षस्थ कोयल ध्वनि सुनने का विनय करके कहता है कि तपोवन में एक साथ रहने के कारण बंधु स्वरूप वृक्षों ने इस शकुंतला को प्रतिगृह जाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि इन्होंने मधुर कोयल ध्वनि को प्रत्युत्तर बनाया है। कालिदास की प्रकृति मानव के प्रति संवेदना एवं सहानुभूति रखती है। निम्न पद्य में पतिगृह को जाने वाले शकुंतला के प्रति देवताओं के द्वारा शुभकामना व्यक्त की गई है। देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की यात्रा मंगलमय हो तथा उसे मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी न हो, ऐसी शुभकामना व्यक्त की गई है। आकाशे रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभी छाया धूम्रैः नियमितार्क मयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदु रेणु रस्यः शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। उपरोक्त श्लोक में कवि ने मानव और प्रकृति के घनिष्ठ रागात्मक भाव संबंध की अभिव्यक्ति की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने प्रकृति और मानव को एक घनिष्ठ प्रेम संबंध में आबद्ध दिखाकर दोनों का परस्पर सौहार्द प्रस्तुत किया है। पंडित बलदेव उपाध्याय के मार्मिक शब्दों में कालिदास का यह प्रकृति चित्रण अनुपम है। उन्होंने लिखा है, आश्रम की बालिका शकुंतला को अलंकृत करने के लिए प्रकृति स्नेह से आभूषण वितरण कर रही है। मृग छोना शकुंतला को जाने नहीं देता। प्रकृति पत्तों के गिरने की व्यास से आंसू बहाती है।
प्रकृति तथा मनुष्य का ऐसा सहानुभूतिपूर्ण वर्णन संस्कृत साहित्य में कम उपलब्ध होता है। यह दृश्य कालिदास के प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम तथा असीम करुण रस की वर्णन शैली का सुस्पष्ट परिचायक है। कालिदास की दृष्टि में मानवीय सौंदर्य का मापदंड प्रकृति ही है। केसर वृक्ष के नीचे खड़ी शकुंतला के कारण केसर वृक्ष भी लता सनात प्रतीत होता है। त्वया उपगतया लता सनात एवं केसर वृक्ष प्रतिभाति, तथा ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि शकुंतला की भुजाएं उस लता की कोमल टहनियां हैं, अद्रोष्ट की लालिमा किसले की रक्तिमा है, तथा अंग प्रत्यंग पर व्याप्त यौवन ही उस लता की कुसुम समृद्धि है। महाकवि कालिदास के प्रकृति वर्णन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रस्तुत की अमूर्त विशेषताओं और सुषमा संबंधी विलक्षणताओं के साक्षात्कार के लिए वह प्रकृति के अप्रस्तुत प्रसंगों की निर्बाध सहायता लेता है। शकुंतला की अकृत्रिम सुषमा की ललित कल्पना को मूर्त रूप में चित्रण करने के लिए वह कहता है, सरसिजम मनोविद्यम शैवले नापी रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम दिक् मनोज्ञा वल्कले नापी तन्वी किमेवि मधुरा नाम मननम नाकृति नाम। इसमें शकुंतला की सहज रूप संपत्ति का मूर्त प्रत्यक्षीकरण करने के लिए सेवार से घिरे हुए कमल तथा सकलंक कलाधर की सहायता ली गई है। महाकवि ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का आलंबनात्मक एवं उद्दीपनात्मक चित्रण किया है। उनकी निरीक्षण शक्ति अत्यंत सूक्ष्म तथा पैनी है। उनका निरीक्षण वैज्ञानिक तथा प्रतिभा मंडित है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों को बड़ी सावधानी से हृदयंगम किया है। उनके प्राकृतिक वर्णन इतने सजीव हैं कि वर्णित वस्तु हमारे नेत्रों के समक्ष नृत्य करती हुई सी प्रतीत होती है। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मार्मिक अंश प्राप्त कर लेना ही कालिदास की महती विशेषता है। उनके प्राकृतिक वर्णन में निरीक्षण की नवीनता, सहृदयता की सरसता तथा कल्पना की कमनीयता पाई जाती है। हाँ, इतना अवश्य है कि उन्होंने प्रधानतः प्रकृति के केवल भव्य मनोरम सौंदर्य समुज्ज्वल तथा यथार्थ पक्ष का ही वर्णन किया है। आश्रम की बालिका शकुंतला को अलंकृत करने के लिए प्रकृति स्नेह से आभूषण वितरित कर रही है। किसी वृक्ष के द्वारा चंद्रमा की तरह श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट किया गया। किसी वृक्ष के द्वारा पैरों में उपभोग के योग्य अलतक टपकाया गया। अन्य वृक्षों के द्वारा कलाई तक निकले हुए उन नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले वन देवताओं की हथेलियों ने आभूषण प्रदान किए। सौमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठुत चरण उपभोग सुलभ लाक्षा रस केंचित अन्य व्यो वन देवता करतली आ पर भाग उतितई दत्तानी आभरणानी तत्किसलय उद्भेद प्रतिद्वंदी भी। चतुर्थ अंक का चौथा श्लोक। मृग शावक शकुंतला को जाने नहीं देता है। प्रकृति पत्तों के गिरने के बहाने से आंसू बहाती है। प्रकृति तथा मनुष्य का ऐसा सहानुभूतिपूर्ण वर्णन चतुर्थ अंक में उपलब्ध होता है। यह दृश्य कालिदास के प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम तथा असीम करुण रस की वर्णन शैली का सुस्पष्ट परिचायक है। उद्गलित दर्भ कमला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडु पत्रा मुंचंती अश्रुनी लता। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति एक पात्र के रूप में चित्रित की गई है। कालिदास ने इस नाटक में प्रकृति को मानव की सच्ची अर्थों में सहचरी बना दिया है। वह अन्य पात्रों की भांति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाटक में अदा करती है। इस नाटक की प्रकृति मानव जीवन की अनुभूतियों से संयुक्त होकर चित्ताकर्षक बन गई है। मनुष्य एवं प्रकृति का यह सम्मिलन अद्भुत है। प्रकृति न केवल मनुष्य के लिए मनोरंजन का साधन है, अपितु वह मनुष्य की उच्च शिक्षाएं भी प्रदान करती है। कालिदास ने प्रकृति को उपदेशिका के रूप में चित्रित किया है। सूर्य और चंद्रमा से एक का उदय और दूसरे का अस्त हो रहा है। इससे लोक में उदय और व्यसन के युगपत साथ साथ आने का परिचय मिलता है। इस पद्य से कालिदास ने शिक्षा प्रदान की है कि सुख व दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। अतः मनुष्य को सुख में न तो अत्यंत सुखी होना चाहिए और न ही दुख में अत्यंत दुखी। अंतर्हिते शशिनी सेव कुमुदवती में दृष्टिम न नंद्यति संस्मरणीय शोभा ईष्ट प्रवास जनितानी अबला जनस्य दुखानी नूनम अति मात्र सुदुसहानी।
कालिदास की प्रकृति सहानुभूति प्रदर्शन मात्र नहीं, दुखी जनों को सांत्वना भी प्रदान करती है। प्रियजन विरह से पीड़ित मानव को प्रकृति ही अपनी गोद में लेकर पीड़ा सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। चतुर्थ अंक में चक्रवाकी विलाप को सुनकर जब शकुंतला कहती है दुष्कर्म अहम करोमि, तब अनुसुईया कहती है एषापि प्रियेण विना गम्यति रात्रि विषाद दीर्घतराम गुर्वपि विरह दुखम आशा बंधम सायति। चक्रवाकी के सुदान से अनुसुईया शकुंतला को सांत्वना प्रदान करती है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन सर्वथा उचित है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति वस्तुतः एक पात्र है। अभिज्ञान शाकुंतलम में से प्रकृति को निकाल दीजिएगा तो सारा का सारा ढांचा पृथ्वी पर गिर जाएगा। मनुष्य यहाँ रसायन के समान संश्लिष्ट है। कहा गया है कालिदास से सर्वस्य अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थ अंको यत्र याति शकुंतला। वास्तविकता यह है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक सभी मनुष्यों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। यदि कहा जाए कि अंक संपूर्ण संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अंक का अध्ययन करते हुए यह अनुभव होता है कि इसकी प्रशंसा में जो कहा गया है वह सर्वथा समुचित है। इसका मुख्य कारण यही है कि शकुंतला की विदाई के समय जो कारुणिक चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है वह हमारे दैनिक जीवन की सर्वाधिक सामान्य घटना है। प्राकृतिक दृश्य और तपोवन का वातावरण नाट्य कथा वस्तु में अंगूठी अथवा शकुंतला की अपेक्षा कम आवश्यक तत्व नहीं है। वायु में हिलते हुए कोमल विटप आम्र वृक्ष को चारों ओर से घेरे हुए नवमालिका लता, आसन प्रसवा मृगी, शिशु मृग शावक और मयूर, ये सभी जीवन और अनुभूतियों से उतने ही परिपूर्ण हैं जितनी शकुंतला अथवा प्रियंवदा। मनुष्य और प्रकृति यहाँ रसायन के समान संश्लिष्ट हैं। शाकुंतल में प्रकृति एक पात्र के रूप में चित्रित की गई है। कालिदास ने इस नाटक में प्रकृति को मानव की सच्चे अर्थों में सहचरी बना दिया है। वह अन्य पात्रों की भांति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस नाटक में अदा करती है। इस नाटक की प्रकृति मानव जीवन की अनुभूतियों से संयुक्त होकर अत्यंत चित्ताकर्षक बन रही है। मनुष्य और प्रकृति का यह सम्मिलन अद्भुत है। शकुंतला के कथानक में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना प्रकृति के तो शकुंतला का अस्तित्व ही संभव नहीं होगा। अंत में हम पंडित चंद्रशेखर पांडे के शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, कवि की सर्वोच्च प्रतिभा का निदर्शन प्रकृति संदेह का मार्मिक उद्घाटन शकुंतला में जाकर हुआ है। अद्योपांत मानवीय भावनाओं का चित्रण करते हुए भी शाकुंतल सर्वत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। प्रथम अंकमयी नगर के वासनामय विलास और तपोवन के अकृत्रिम वैभव के तारतम्य पर प्रकाश डाला गया है। इंद्रिय वासना की तात्कालिक लहर शांत होते ही हम प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य के उत्तर स्तर पर पहुंच जाते हैं। मर्त्य लोक और स्वर्ग लोक के मध्य स्थानीय हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के पावन तपोवन में न केवल प्रेमियों का पुनर्मिलन होता है अपितु अंतर और बाह्य प्रकृति के चिरंतन संयोग की पुनः प्रतिष्ठा भी हो सकती है। चंद्रशेखर पांडे के ये शब्द निसंदेह अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्तनट प्रकृति के महत्व को उद्घाटित करते हैं।